हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे, जो कि नई बुक पर पेज नंबर 59 पर गिवन है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में है मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। तो बच्चों हमें यहाँ पे कंपैरिजन करते हुए एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंशिएशन को बताना है। तो देखते हैं कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आप ऐसे ही बना लीजिएगा, आप प्लांट सेल और यहाँ पे एनिमल सेल। तो चलो देखते हैं सबसे पहला डिफरेंस क्या है। सबसे पहला आ गया सेल वॉल इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है सेल वॉल जो होती है ना, जैसे एक सेल है तो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्लांट सेल्स में, और एनिमल सेल्स में सेल वॉल इज़ एब्सेंट होती है, ठीक है। ये पहला डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, जनरली रेगुलर इन शेप और लार्जर इन साइज देन दी एनिमल सेल। जो प्लांट सेल्स जो होते हैं ना वो रेगुलर इन शेप्स होते हैं और जो ये थोड़े बड़े होते हैं एनिमल सेल के कंपैरिजन में, ठीक है। और जो एनिमल सेल्स होते हैं जनरली इरेगुलर होते हैं, इरेगुलर, इनकी कोई शेप नहीं होती है, और क्या होते हैं, स्मॉलर इन साइज़ होते हैं देन दी प्लांट सेल, और ये प्लांट सेल के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट है। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आ गया, प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट यूग्लिना। एक यूग्लिना ऐसा है एनिमल सेल जिसके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज जो प्लास्टिड होते हैं वो एनिमल सेल में तो एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, अ परमानेंट एंड लार्ज वैक्यूल इज़ प्रेजेंट। अब यहाँ पे कहा जा रहा है प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है ना वो बहुत ही बड़ा होता है और एक परमानेंट होता है। तो बच्चों प्लांट सेल के अंदर बिल्कुल सेंटर के अंदर एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एनिमल सेल में वैक्यूल और मैनी स्मॉल एंड टेम्पररी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है एनिमल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं ना वो छोटे होते हैं, टेम्पररी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, मेनी सिंपल यूनिट ऑफ गोल्गी अपरेटस कॉल्ड डिक्टोसोम आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जो गोल्गी अपरेटस होते हैं उनकी बहुत सारी स्मॉल सिंपल यूनिट्स जो होती है डिक्टोसोम कहा जाता है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और एनिमल सेल में अ सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्गी अपरेटस इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे कहा जा रहा है एनिमल सेल के अंदर जो होता है एक सिंगल और हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोमिनेंट गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट होता है, जो सारे फंक्शंस करता है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल में जो पूरा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, अगर वो रप्चर हो जाए या टूट जाए। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। इन केस प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ऑल द यूजफुल सब्सटेंसेस विल मूव आउट ऑफ द सेल बिकॉज मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब बच्चों ये एक सेल है और ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो अगर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही कहीं से टूट जाए, ठीक है, तो क्या होगा, जितना भी मटेरियल सेल के अंदर ये बाहर है वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होती है, कुछ ही चीज़ों को अंदर जाने देती है और कुछ ही चीज़ों को बाहर आने देती है। जब ये टूट जाएगी तो सारा जो सेल का सामान है और जो सेल के बाहर का सामान है वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल विल बी डिस्टर्ब्ड, और जो मटेरियल जो ये ट्रांसपोर्ट करता है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। द सेल विल लूज इट नॉर्मल शेप, जो सेल की शेप होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, दिस में लीड अल्टीमेटली टू डेथ ऑफ द सेल, और ये आखिर में क्या हो जाएगा, इससे सेल की डेथ ही हो जाएगी। तो आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी अपरेटस। अब यहाँ पे कहा जा रहा है सेल में क्या होगा अगर गोल्गी अपरेटस वाली सेल ऑर्गेनली होगी ही नहीं। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। इसका आंसर कैसे लिखना है, इफेक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ गोल्गी अपरेटस ऑन लाइफ ऑफ अ सेल आर एज फॉलो। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, द पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड दी सेल विल बी इन्फ्लुएंस्ड। अब यहाँ पे कहा जा रहा है गोल्गी अपरेटस का काम ही यही होता है, पैकेज करना, जो भी मटीरियल, जो भी प्रोटीन्स हमारे बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनको सेल के अंदर और सेल के बाहर भेजने का काम होता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ सेल कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड मॉडिफाइड लेटर, और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं सेल के अंदर वो स्टोर्ड नहीं हो पाएंगे, वो मॉडिफाइड नहीं हो पाएंगे बाद में। और लास्ट में क्या इफेक्ट होगा, दिस विल इफेक्ट द लाइसोसोम फॉर्मेशंस। अब हमें पता है गोल्गी ऑपरेटर्स जो होता है वो लाइसोसोम्स को बनाते हैं। दिस विल कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ वोन आउट एंड डेड सेल ऑर्गेनेलीज विद इन द सेल विच में कॉज सेल डेथ।
अब यहाँ पे कहा जा रहा है अगर लाइसोसोम्स बनेंगे ही नहीं तो क्या होगा, जो लाइसोसोम्स होता है वो काम क्या करता है, वो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल का, राइट। तो अगर लाइसोसोम्स होंगे ही नहीं तो हमारे सेल के अंदर बहुत सारा एक्यूमुलेशन हो जाएगा टूट फूट मरे हुए सेलों का, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी। तो आई होप ये आपको आंसर अच्छे से समझ में आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेली इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी ऑर्गेनेली को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. It contain oxidative enzyme which oxidize the food and convert it into energy currency of the cell in the form of ATP which is known as adenosine triphosphate. अब यहाँ पे कहा जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को ना पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से जो हम खाना खाते हैं ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो बच्चों यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस रूप में स्टोर होती है? एटीपी के रूप में स्टोर होती है, जिसको हम कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इट इज़ एटीपी को ही हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो बच्चों जैसे हम काम करते हैं, पढ़ना लिखना खेलना वॉक करना, तो उन सब में हमारी एनर्जी जाती है। तो जो हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है वो इन्हीं एटीपी से कंज्यूम होती है, इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है। जब तक एनर्जी होती है तब तक हम काम कर पाते हैं, और जब एनर्जी ख़त्म होने लग जाती है तो हमें काम करने में दिक्कत आने लग जाती है। तो ठीक है, जैसे पैसे होते हैं, जब तक पैसे होते हैं हम खर्च कर पाते हैं, जब नहीं होते हैं तो फिर हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही एटीपी का काम होता है, जब तक हमारे पास एनर्जी होती है हम काम कर पाते हैं, जब एनर्जी नहीं होती है तो हम काम नहीं कर पाते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनानी पड़ती है, जब हम खाएंगे पिएंगे तो ही हमारी एनर्जी बनेगी। तो इसीलिए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है एटीपी को, ठीक है। फिर दिस एनर्जी इज़ यूज बाय द बॉडी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर डूइंग अदर वर्क्स, ठीक है। तो जो ये एनर्जी बनाती है एटीपी, इसका यूटिलाइजेशन होता है जो भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, और काम करने के लिए। फिर दिस इज़ द रीज़न माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, और यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डू द लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जो लिपिड और प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं ना, ये कहाँ पर बनते हैं? तो बच्चों लिपिड हमने पढ़ा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, और प्रोटीन्स जो होते हैं वो राइबोसोम्स में बनते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो चलो उसका आंसर देखते हैं। द सिंथेसिस ऑफ लिपिड अकर इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and the protein are synthesized in the ribosomes which are attached to the rough endoplasmic reticulum. तो आई होप ये आपको आंसर्स अच्छे से क्लियर हो गएगा बच्चों। सिंथेसिस मतलब बनाना, ठीक है। तो लिपिड्स कहाँ बनते हैं और प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज़ अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि अमीबा जो होता है वो खाना कैसे लेता है। तो उसका आंसर देखते हैं। अमीबा ऑब्टेन इट फूड्स थ्रू एंडोसाइटोसिस। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जो अमीबा होता है ना वो अपना खाना कैसे लेता है? वो एंडोसाइटोसिस से लेता है, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये क्या प्रोसेस है बच्चों? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अमीबा है वो अपना खाना अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से लेता है। दिस अकर ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच एनेबल्स द अमीबा टू एनगल्फ फूड एंड अदर मटीरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। अब इसमें कहा जा रहा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से अमीबा जो होता है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से खाने को खा पाता है अपने सराउंडिंग से। तो बच्चों इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं। जैसे हमें पता है ये अमीबा की ऐसे शेप होती है, राइट, इसके बीच में न्यूक्लियस होता है। तो बच्चों जब भी अमीबा अपने आसपास किसी खाने को सेंस करता है ना, तो जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, तो ये क्या करती है खाने के आसपास फैल जाती है, ठीक है। ये ऐसे एक फॉल्स फीट बना लेती है, इसको हम क्या कहते हैं? फॉल्स फीट कहते हैं, जिसको हम सूडोपोडिया भी कहते हैं, ठीक है। और इस सूडोपोडिया की मदद से ये क्या करती है पूरा खाना एनगल्फ कर जाती है, खा जाती है अंदर, और ये फूड वैक्यूल के अंदर खाना चला जाता है। और फूड वैक्यूल में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं इस खाने को पचा देते हैं। तो इसी तरह जो अमीबा होता है अपना खाना खाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, जिसमें जो अमीबा होता है वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से खाने को खाता है, और ये लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए ये अपनी शेप चेंज कर लेती है, ठीक है, खाना देखते ही। तो आई होप ये आपको आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। अब पूछा जा रहा है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस क्या है, एक डिफ्यूजन का ही प्रोसेस है। तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जो ऑस्मोसिस होता है ना, वो भी एक डिफ्यूजन का ही प्रोसेस है, बट इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर होती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बच्चों जैसे यहाँ पे कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होता है, जो पानी की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगी, लेकिन एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के कारण होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें है कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है ऑस्मोसिस को अच्छे से समझने के लिए। तो टेक 4 पील्ड पोटैटो हाफ एंड स्कूप ईच 1 आउट टू मेक अ पोटैटो कप्स। आपको बच्चों आधे आधे आलू लेने हैं, जैसे एक आलू होता है, इसको आधा कर लो। आधा करने के बाद क्या करो, उसका जो बीच का पोर्शन इसको खोखला कर लो। ठीक है, ठीक है, स्कूप ईच 1 आउट टू मेक अ पोटैटो कप्स। इस तरह से आपके पोटैटो कप्स बन जाएंगे। ठीक है, फिर 1 ऑफ दीज पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम बॉइल्ड पोटैटो। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि हमें ना ऐसे 4 पोटैटो बनाने हैं। 3 पोटैटो तो हमारे हो जाएंगे बच्चों कच्चे पोटैटो। ठीक है, और एक जो चौथा पोटैटो होगा ना, उसको हमें बॉइल्ड कर लेना है, उबाल लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पुट ईच पोटैटो कप इन अ ट्रफ कंटेनिंग वाटर। अब हमें क्या करना है, हर एक पोटैटो कप को पानी में रखना है, एक कंटेनर के अंदर पानी डाल के। तो सबसे पहले कप को हमें एम्प्टी रखना है। जैसे ये एक पानी का कंटेनर हो गया, इसके अंदर हमें क्या कर देना है, जो कप है उसको एम्प्टी रख देना है। ठीक है, दूसरे वाले कप में क्या करना है, पुट हमें इस वाले कप के अंदर शुगर डाल के भर के रख देना है। ठीक है, और तीसरे वाले कप में क्या करना है, तीसरे वाले कप में हमें पानी के अंदर रखना है, और लेकिन कप के बीच में क्या भर देना है, सॉल्ट भर देना है। और चौथे वाले कप में पुट 1 टीस्पून शुगर इन अ बॉइल्ड पोटैटो कप। अब जो बॉइल्ड पोटैटो कप था ना, उसको खोखला करके उसमें शुगर भर देनी है। अब क्या करना है, कीप दैम फॉर 2 आवर्स। इस तरह हमें सारे पोटैटो कप्स को पानी के अंदर 2 घंटे के लिए रखना है। देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर दी फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, इनको ऑब्जर्व करना है और इनके आंसर्स को देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्ड इन दी होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जो पानी है ना, वो कप बी और सी के अंदर क्यों गैदर हो जाएगा। तो चलो इसका आंसर देखते हैं, क्यों गैदर हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, द वाटर गैदर्ड इन दी हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो होती है। अब बच्चों यहाँ पे हमारा क्या था, ये कप था ना, कप के अंदर होलो कप में हमने चीनी या नमक भर दिया था बी और सी के अंदर, और बाहर पानी था। तो जो ये हमारा चीनी नमक था ना, इन्होंने सॉल्यूट का काम किया। तो शुगर के जो कप थे बी एंड सी, जिसमें एक में चीनी थी और एक में सॉल्ट था, इज हायर इनसाइड द कप। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जो सॉल्यूट की कंसनट्रेशन थी ना, शुगर और सॉल्ट की, वो कप के अंदर तो ज़्यादा थी। तो इसलिए जो पानी था वो कहाँ से कहाँ गया, वो बाहर से अंदर की तरफ चला गया, क्योंकि अंदर पानी की मात्रा कम थी और बाहर पानी की मात्रा ज़्यादा थी। और ऑस्मोसिस के अंदर पानी जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ से जहाँ पानी की मात्रा कम होती है वहाँ की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो पानी था, हेंस वाटर flows from a region of its higher concentration to the region of lower concentration। ठीक है, तो आई होप ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, वाई इज़ पोटैटो ए नेसेसरी फॉर द एक्सपेरिमेंट। जो पोटैटो ए वाला कप था ना, वो हमारे लिए, हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए इतना ज़रूरी क्यों था। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, जो पोटैटो ए था ना, एक्ट एज अ रेफरेंस ऑफ कंट्रोल फॉर द एक्सपेरिमेंट विच हेल्प इन कंपेयरिंग रिजल्ट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो पोटैटो ए कप था ना, वो एक एज अ रेफरेंस था इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जो हमें हेल्प कर रहा था रिजल्ट्स को कंपेयर करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर्ड इन दी हॉलोड पोर्शन ऑफ ए एंड डी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो पानी है ना, वो कप ए और कप डी के अंदर इकट्ठा क्यों नहीं हुआ। तो चलो इसका आंसर का पता लगाते हैं। इसका आंसर है, वाटर डज नॉट गैदर्ड इन दी हॉलोड पोर्शन ऑफ ए एंड डी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब यहाँ पे जो कप था ना ए और डी, उसमें पानी अंदर क्यों नहीं इकट्ठा हुआ। तो देखते हैं पहले। ए होलो पोर्शन ऑफ ए इज एम्प्टी एंड देयर इज नो कंसंट्रेशन डिफरेंस, सो नो ऑस्मोसिस अकर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो होलो पोर्शन पोटैटो ए का था ना, उसके अंदर कोई कुछ था ही नहीं, जिसकी वजह से कोई भी डिफरेंस था नहीं था कंसंट्रेशन में, तो इसी वजह से कोई ऑस्मोसिस उसके अंदर हुआ ही नहीं। और जो पोटैटो डी कप था, उसमें क्या था, जो पोटैटो डी था, द होलोड पोर्शन ऑफ पोटैटो डी कंटेन शुगर।
और बट द पोटैटो कप इज़ बॉइल्ड। अब वो कह रहे हैं जो पोटैटो डी था ना, जो हमने बॉइल्ड रखा था, उसमें क्या था, अंदर चीनी तो थी लेकिन पोटैटो कप क्या था, बॉइल्ड था। तो ऑस्मोसिस कैनॉट अकर एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉयड बाय बॉइलिंग। तो जो ऑस्मोसिस होता है ना, वो केवल लिविंग सेल्स में होता है, डेड सेल्स में नहीं होता। तो यहाँ पे कहा जा रहा है बॉयल करने से जो सेल्स है ना वो मर गए, जिसकी वजह से वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे, इसलिए उसके अंदर पानी नहीं गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कौन सी टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो होती है वो ज़रूरी होती है ग्रोथ और रिपेयर के लिए बॉडी की, और कौन सी सेल डिवीजन इन्वॉल्व होती है गैमीट्स की फॉर्मेशन में। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, द माइटोटिक सेल डिवीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। जो तो माइटोटिक सेल डिवीजन होती है ना वो ज़रूरी होती है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए, ठीक है। और मियोटिक सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और जो मियोटिक सेल डिवीजन होती है वो इन्वॉल्व होती है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के लिए। तो आई होप बच्चों ये आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।